दिसंबर 2021 एग्जाम के अमेंडमेंट्स फटाफट देख लेते हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स इन अदर चैप्टर्स, खाली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में नहीं है. सो दिस पीपीआईआरपी थिंग आई विल बी कमिंग अप विथ लेटर, प्रोबेबली May 22 के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट सारे अमेंडमेंट्स यहाँ पर अपन कवर करेंगे फटाफट. द अदर अमेंडमेंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. बिफोर दैट एक छोटा डिस्क्लेमर है, आई एम नॉट ऑन टेलीग्राम, तो प्लीज कोई भी फेक चैनल ज्वाइन मत करना. वो आपसे पैसे मांगेंगे या फेक रिकमेंडेशन, पुराने नोट्स वगैरह देंगे. प्लीज, दैट इज नॉट रिलायबल. द ओनली थिंग दैट इज रिलायबल इज व्हाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज ऑन दिस नंबर. यही मेरा असली नंबर है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अमेंडमेंट्स. डायरेक्टर्स चैप्टर में सेक्शन 150 रेड विथ रूल 6. अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है तो डेटा बैंक में आपका नाम आपको दर्ज करवाना है. सो वंस द नेम इज इंक्लूडेड इन द डेटा बैंक, उससे 2 साल के अंदर आपको एक ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट प्रोफिशिएंसी एग्जाम पास करनी है बाय स्कोरिंग 50% और मोर. तो पहले नाम आप डेटा बैंक में डलवा लो, उसके बाद विद इन 2 years यू हैव टू पास दिस एग्जाम. आपको एग्जाम से एग्जेम्पशन मिलेगा इफ ऑन द डेट ऑफ इंक्लूजन ऑफ द नेम ही सर्व्ड एज अ डायरेक्टर और केएमपी फॉर टोटल इट इज 3 years in a listed public company, unlisted public company with paid up share capital 10 crore or more, any body corporate listed on recognized stock exchange, or in a country which is FATF or IOSCO member, मतलब अच्छा कैपिटल मार्केट्स वाला कंट्री है, वहां पे लिस्टेड है. बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया जिसका पेड अप शेयर कैपिटल $2 million और मोर है. And any statutory corporation under an act of parliament or state legislature carrying on commercial activities, मतलब एनपीओ नहीं चलेगा यहाँ पर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जो कमर्शियल एक्टिविटीज करता है वो. अगर यहाँ पर 3 साल या उससे ज्यादा आप डायरेक्टर या केएमपी रहे हो ऑन द डेट ऑफ इंक्लूजन ऑफ योर नेम, तो नो नीड टू राइट द एग्जाम, मतलब आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है. फिर 165 में एक नई पेनल्टी डाली हुई है, 2000 रुपीज पर डे आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ वायोलेशन एंड मैक्सिमम अप टू 2 lakhs. 167 में भी नया फाइन है, मिनिमम 1 लाख एंड मैक्सिमम 5 लाख. 172 में भी एक नया पेनल्टी डाला हुआ है, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर फॉर विच नो स्पेसिफिक पेनल्टी इज प्रिस्क्राइब्ड. तो पेनल्टी 50,000 फ्लैट, कंटिन्यूड फेलियर किया तो 500 पर डे फ्लैट. मैक्सिमम अगर कंपनी है तो 3 लाख तक ही जा सकता है, एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट है तो 1 लाख तक ही जा सकता है. तो याद रखना कि अगर और कहीं पे पेनल्टी नहीं दी हुई तो हम ये वाला रेफर करेंगे. एनीवे, कंपनी लॉ में बहुत सारा पेनल्टीज है, तो अपन मेनली इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन वाला जो पेनल्टीज है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे. ये इम्प्रिजनमेंट और फाइन या खाली फाइन वाला जो है एक बार के लिए तुम छोड़ भी सकते हो, बिकॉज देयर इज अ लॉट टू रिमेंबर. फिर केएमपी चैप्टर में एक नोट्स में छोटा सा एरर हो गया था, MR3 लिख दिया था, उसके बदले MR1 लिखना है. तो लेफ्ट साइड ऑफ द चार्ट वेन एवर केएमपी अपॉइंट हो रहा है, MR1 आपको फाइल करना है विद इन 60 days फ्रॉम द अपॉइंटमेंट ऑफ दैट केएमपी. इट इज नॉट MR3. ओके, MR3 आगे सेक्रेटेरियल में आ जाएगा. सो हियर इट इज MR1. फिर 197 रेड विद सेक्शन 2 ऑफ पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल 5. बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है. इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे अगर आपके पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स वगैरह है तो इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे इफ नेगेटिव से लेके लेस देन 5 करोड़ था तो पहले 60 लाख का एक लिमिट हुआ करता था. नाउ व्हाट इज दैट लिमिट फॉर? तो दैट इज मैक्सिमम एनुअल रेम्यूनरेशन पर मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर. एंड दिस इज एनुअल, मतलब आई कैन से कि एमडी हो या WTD हो या मैनेजर हो, उनके लिए पर पर्सन पर एनम का ये लिमिट है. ओके, पर पर्सन पर एनम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो 60 लाख था, फिर 5 करोड़ और मोर से लेस देन 100 करोड़ का कैपिटल था तो 84 लाख. उसके बाद 100 और मोर एंड लेस देन 250 था तो 120 लाख, एंड 250 या उससे ज्यादा का कैपिटल था तो 120 लाख ऊपर वाला प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एक्सीडिंग 250 crores. दिस यूज्ड टू बी देयर अर्लियर, यहां पर कोई चेंज नहीं है. नाउ मैक्सिमम एनुअल रेम्यूनरेशन पर इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी डाल दिया. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो सबको पता ही है. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है? तो दिस पर्सन इज अ डायरेक्टर, वो पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है, बट इट इज नॉट एन एम्प्लॉय, डे टू डे बेसिस पे वो नहीं आता है. उनके लिए आईडी एंड एनईडी के लिए भी पर पर्सन पर एनम का लिमिट डाल दिया है, 12 लाख, 17 लाख, 24 लाख एंड 24 लाख प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एक्सीडिंग 250 करोड़. तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग याद रखना, 60, 84, 120 जो था, अब उसके सामने 12, 17, 24 आ जाएगा. अच्छा, कोई अगर 6 महीने के लिए रुका दो,
कोई बात नहीं, प्रो रेटा कर देना. सो यूज प्रो रेटा फॉर दोज एम्प्लॉयड फॉर पार्ट ऑफ द. व्हाट अबाउट सीईओ सीएफओ वगैरह? तो कोई भी लिमिट नहीं है यहाँ पर, याद रखना. जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके लिए कोई लिमिट नहीं डाली हुई है. नेक्स्ट, सेक्शन 3 ऑफ पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल 5. तो कंपनीज विथ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स में पे रेम्यूनरेशन इन एक्सेस ऑफ द लिमिट्स अंडर सेक्शन 2 ऑफ पार्ट 2 इन द फॉलोइंग केसेस टू 5 पीपल, एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड एनईडी. अपन ने ऊपर जो पढ़ा वही 5 लो. If some other company pays an amount in excess of the limits under section 1 and 2, और ये जो some other company है वो या तो foreign company है या तो company that has got approval of shareholders, plus that company treats the amount as managerial remuneration and total MR paid by that company to its KMP, ID or NED is within the limits under 197. मतलब ये क्या बोलने का ट्राई कर रहे हैं कि इधर सिर्फ KMP लिखा हुआ था, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी ऐड कर दिया है, बस इतना ही बोला हुआ है. ओके. फिर 204 में न्यू पेनल्टी है फ्लैट 2 लाख रुपीज, नो मिनिमम मैक्सिमम, डायरेक्टली फ्लैट. ये सारे चेंजेस अपने नोट्स में करते रहना मेरे साथ साथ. 177 एंड 178 में नई पेनल्टी आई हुई है. कंपनी के लिए फ्लैट 5 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए फ्लैट 1 लाख. 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में एक थोड़ा सा इंटरप्रिटेशनल चेंज है, दैट ओनली दोस टेम्पररी लोन्स टेकन फ्रॉम बैंक्स आर टू बी एक्सक्लूडेड. अगर टेम्पररी लोन्स आर फ्रॉम अदर कंपनी और एनबीएफसी एक्सेट्रा तो उसको आपको इंक्लूड करना है कैलकुलेशन में, ये याद रखना. वो सिग्मा लिमिटेड वाला एक सम था ना, उसमें ये आया था. सो याद रखना, टेम्पररी लोन्स फ्रॉम बैंक्स सिर्फ आपको एक्सक्लूड करना है. फिर 184 सबसेक्शन 4 नया पेनल्टी फ्लैट 1 लाख. 187 नया पेनल्टी कंपनी के लिए फ्लैट 5 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट फ्लैट 50,000. 188 न्यू पेनल्टी फॉर डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द लिस्टेड कंपनी इज फ्लैट 25 लाख, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट ऑफ अदर कंपनी इज फ्लैट 5 लाख. फिर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमालगमेशन 232 में न्यू पेनल्टी फॉर कंपनी एंड ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट फ्लैट 20,000, फर्दर 1,000 पर डे आफ्टर द फर्स्ट डे, मैक्सिमम सिर्फ 3 लाख तक जा सकता है. ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट में 242 नया फाइन कंपनी के लिए मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 25 लाख, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए 25,000 से लेके मैक्सिमम 1 लाख. ओके, ये सब चेंजेस खाली करते रहना, नॉट दैट इंपॉर्टेंट. खाली वो 188 वाला बहुत इंपॉर्टेंट था. 243 में न्यू फाइन इज फ्लैट 5 लाख. फॉरेन कंपनी में 392 पेनल्टीज अगेन अलग है. ये चैप्टर को अगर आप ब्रेक करते हो, कॉन्ट्रावीन करते हो अपार्ट फ्रॉम 391, तो फॉरेन कंपनी इन डिफॉल्ट 1 लाख से 3 लाख का फाइन, एडिशनल फाइन अप टू 50,000 पर डे आफ्टर द फर्स्ट डे फॉर कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रावेंशन. ऑफिसर ऑफ द फॉरेन कंपनी इन डिफॉल्ट फाइन विल बी एटलीस्ट 25,000 टू 5 लाख. यहाँ पर चेंज था, तो 25,000 एटलीस्ट एंड मैक्सिमम 5 लाख. उसके बाद वाइंडिंग अप में थोड़े अमेंडमेंट्स है. 284 promoters, directors, officers, employees who are or have been associated with the company shall fully cooperate with the liquidator. If they don't cooperate, तो liquidator will apply to the NCLT. NCLT will direct them to cooperate. ये concerned person होगा, उसको direct करेगा. 302 is about dissolution. तो dissolution of the company by NCLT on completion of winding up or on any just or reasonable ground, liquidator shall apply for dissolution to the NCLT. NCLT will pass an order if it is just and reasonable कि इसको dissolve कर देना चाहिए. It will forward the order in 30 days to the registrar. Also, it will direct the liquidator in 30 days to forward the order to the ROC. मतलब खुद भी करना है और direct करेगा liquidator को भी. Registrar will record the minutes of dissolution of the company in its register. और फिर क्या करेगा, उसका नाम अल्टीमेटली स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा. 347 में नई फाइन आई है 50,000 मैक्सिमम लिमिट वाली. 356 पावर ऑफ एनसीएलटी टू डिक्लेयर डिसोल्यूशन एज void. तो कंपनी, लिक्विडेटर और एनी इंटरेस्टेड पर्सन कैन अप्लाई टू द एनसीएलटी एंड एनसीएलटी में डिक्लेयर डिसोल्यूशन void within 2 years of the date of dissolution. मतलब आपके पास 2 साल का टाइम लिमिट है. अगर कुछ जोल करके डिसोल्यूशन हुआ था तो आप अप्लाई कर लो, एंड एनसीएलटी के पास टाइम है विद इन 2 years ऑफ डिसोल्यूशन, वो void डिक्लेयर कर सकता है उसको. एनसीएलटी विल डायरेक्ट द एप्लीकेंट टू फॉरवर्ड द कॉपी इन 30 days टू द आरओसी, एंड एनसीएलटी खुद भी 30 days के अंदर आरओसी को
वो सबमिट करेगा। मतलब दोनों अमेंडमेंट्स जो आया है वो ये बोलता है कि दोनों बाजू से आरओसी को ये ऑर्डर जाने वाला है, तो गवर्नमेंट सेफ प्ले कर रहा है, एनसीएलटी को भी बोला है करने को एंड एप्लीकेंट को भी बोला है करने को, एंड आरओसी विल रिकॉर्ड द सेम। इसके बाद मिसलेनियस चैप्टर में 450 था, तो इफ नो सेपरेट पेनल्टी इज प्रोवाइडेड इन दैट चैप्टर, तो डिफॉल्ट ऑफ एक्ट रूल्स एक्सेट्रा पेनल्टी विल बी फ्लैट 10,000, further 1,000 per day, subject to max 2 lakh for the company and 50,000 for officer in default and others. फिर 247 न्यू फ्लैट पेनल्टी डाल दी है 50,000 फॉर वायोलेशन। ये लेफ्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द चार्ट है, तो चार्ट में देखोगे ना 2-3 पेनल्टीज है, तो सबसे लेफ्ट वाली है 50,000। 454 जो एडजुडिकेशन था उसमें एक प्रोविजो डाल दिया है, द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल नॉट लेवी पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस अंडर सेक्शन 92 और 137 इफ द डिफॉल्ट हैज बीन रेक्टिफाइड आइदर प्रायर टू और विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस। मतलब 92 एंड 137 जो है आपका एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फाइलिंग अगर हमने नहीं किया और ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपने को नोटिस भेजने वाला है, तो समझो नोटिस भेजे उसके पहले ही मैंने रेक्टिफाई कर लिया तो ये केस में नो पेनल्टी, आई एम फ्री। अच्छा, नोटिस भेजा और उसके विद इन 30 days के अंदर अगर रेक्टिफाई कर लिया तो भी नो पेनल्टी चलेगा। तो ये एक आखिरी मौका दे दिया है एसएससी को। सेबी एक्ट में छोटा सा करेक्शन था नोट्स में कि टेनोर ऑफ होल टाइम मेंबर एंड चेयरमैन विल बी 5 years, एज 65 years मैक्स लिमिट, एंड पार्ट टाइम मेंबर का 3 years होगा विथ नो एज लिमिट। नेक्स्ट, पीएमएलए में एक मस्त डेफिनेशन आ चुका है रिपोर्टिंग एंटिटी का। ये इलेक्टिव वाला जो लॉ है ना, पेपर 6D वहां से निकाला हुआ है, बट पेपर 4 में भी आ सकता है। तो रिपोर्टिंग एंटिटी क्या है, उनको है ना गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने हैं थोड़े ट्रांजैक्शंस जो मनी लॉन्ड्रिंग उसमें हो सकता है, ऐसा उनको डाउट है। जैसे कि बैंक्स सब रिपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अंडर द आरबीआई एक्ट, फिर चिट फंड्स, एनबीएफसी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वगैरह। इंटरमीडियरीज अंडर सेक्शन 12 ऑफ द सेबी एक्ट, जैसे कि वो अलग अलग स्टॉक ब्रोकर थे, म्यूचुअल फंड्स थे, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स थे वगैरह वगैरह। अंडर फेकरा एंड सेकरा जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है उसका बात हो रहा है, एंड पीएफआरडी। तो ये कोई भी टाइप के इंटरमीडियरीज होता है ना मार्केट में, उन सबको भी बोला हुआ है कि आपको भी ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करने होंगे। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पर्संस कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस, इनको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। तो पहला, गेम्स ऑफ चांस फॉर कैश और काइंड, मतलब बेसिकली कसिनो या वो टाइप का कोई सट्टा होता है ना, जो गेम्स लीगल होती है, नॉट इलीगल। तो कोई भी ऐसा गेम शो वगैरह होता है या कसिनो होता है जिसमें लोग पैसे जीतते हैं, तो आपको वो रिपोर्ट करना है कि ये बंदे ने पैसे जीते, करोड़ों जीते। नहीं तो क्या होएगा, नहीं रिपोर्ट किया तो वो करोड़ जो है वो कहीं ना कहीं मनी लॉन्डर हो जाएगा। फिर रियल एस्टेट एजेंट, एनुअल टर्नओवर ऑफ 20 लाख और मोर। रियल एस्टेट का कोई एजेंट होगा जिसका टर्नओवर इतना है, तो उसको भी रिपोर्ट करना है किसने घर खरीदा वगैरह। सेफ कीपिंग ऑफ कैश और लिक्विड सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, ये बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं मार्केट में, डिपॉजिटरीज वगैरह होते हैं जो दूसरों के लिए कैश या लिक्विड सिक्योरिटीज होल्ड करके रखते हैं, उनको रिपोर्ट करना है। फिर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो कोई भी प्रॉपर्टीज वगैरह बाई सेल होती है ना, तो रजिस्टर होती है, वो आपको रिपोर्ट करना है। फिर डीलर इन प्रेशियस मेटल्स, स्टोन्स और अदर हाई वैल्यू गुड्स, ये जो होता है ना अपना एमराल्ड, रूबी, फिर अपना नॉर्मल जो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, डायमंड वगैरह होता है, इफ दे एंगेज इन कैश ट्रांजैक्शन विद अ कस्टमर ऑफ 10 लाख और मोर, सिंगल ट्रांजैक्शन या सेवरल ट्रांजैक्शंस दैट अपीयर लिंक्ड, मैंने लिया, मेरी वाइफ ने लिया, मेरी गर्लफ्रेंड ने लिया, मेरी कजिन गर्लफ्रेंड ने लिया, किसी ने भी लिया, सब ने मिला के अगर 10 लाख और मोर समझो हो रहा है रिलेटेड लोग, तो इन दैट केस रिपोर्ट करना होगा। और ये खाली कैश वाले को बोला है। 11A में लिखा हुआ है कि एक नॉन बैंक कैन यूज ऑथेंटिकेशन अंडर द आधार एक्ट, आधार ओटीपी वगैरह, उसमें एक ही अभी तक स्पेसिफाई किया है सीजी ने, विच इज द एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्प ऑफ इंडिया। फेकरा रूल 24, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1500 डाउट्स आ चुके हैं ऑलरेडी इस पे। रूल 24 विच वाज रेड विद सेक्शन 7 इज नाउ डिलीटेड। तो सेक्शन 7 में खाली इतना लिखा हुआ है, प्रोहिबिशन टू ट्रांसफर फॉरेन कंट्री टू एनी अदर पर्सन। तो अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एंड हैज बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट or has obtained prior permission under this act and has received FC cannot transfer it to anyone.
अब एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या प्रायर परमिशन है, वो आरसी या पीपी वाले बंदे को भी नहीं दे सकता, वो नॉन आरसी या पीपी वाले बंदे को भी नहीं दे सकता, बस खत्म। अब यहाँ पे वो 10% का रूल भी डिलीट हो गया, सीजी अप्रूवल भी डिलीट हो गया, सब डिलीट हो गया। सिंपली यू कैन नॉट ट्रांसफर इट टू एनीवन, खत्म। सेक्शन 8 में एडमिन एक्सपेंसेस के लिए अगर आपको एफसी यूज करना है तो नाउ द लिमिट इज 20%, मोर देन 20 के लिए सीजी का अप्रूवल लेना। स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी का डेफिनेशन एक्सक्लूड्स डेट इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली डेट स्पेक्युलेटिव नहीं होता, इक्विटी या म्यूचुअल फंड या कोई क्रिप्टो करेंसी टाइप, ये सब स्पेक्युलेटिव होता है। सेक्शन 16 एंड रूल 12 कंप्लीटली चेंज हो चुका है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगेन। तो सेक्शन 16 रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट के ऊपर है। आरसी शैल बी रिन्यूड विद इन 6 months बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द सर्टिफिकेट। अब इधर ही गूगली है, इधर ही पहली बात तो चेंज हो चुका है। देखो क्या, समझो 1 Jan को आरसी मिली, 1 Jan से लेके उसका एक्सपायरी कभी आएगा 31 दिसंबर, ये 2020 था, तो पूरा 2020 हमने यूज किया, फिर 21 यूज किया, 22, 23 एंड 24, तो इसका 31 दिसंबर को वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है, विद इन 6 months बिफोर का मतलब क्या है, तो 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर, जो लास्ट 6 महीने होते हैं ना, आपको उसमें अप्लाई करना है, वो विंडो में अप्लाई करना है। तो जुलाई से लेके दिसंबर जो 6 months है, यू हैव टू अप्लाई फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 दिसंबर ऑनलाइन वाया फॉर्म FC3C बाई पेइंग 5,000 रुपीज। तो याद रखना, लास्ट 6 months के अंदर आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन विल बी मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। CG shall renew the RC within 90 days from receipt of application subject to any terms and conditions, and ये 5 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। अब ऐसा है कि 30 जून 2024 है ना, पहले अलग इंटरप्रिटेशन था, तो अब इंटरप्रिटेशन ये है कि यू हैव टू अप्लाई आफ्टर 30 जून, मतलब लास्ट 6 महीने के अंदर आपको अप्लाई करना होगा। ओके, एक्सटेंडेड टाइम का क्या सीन है, तो 1 साल आपको मिलेगा 31 दिसंबर 25 तक, ये 1 साल मिलेगा एक्सटेंडेड टाइम टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल एंड्स। यहाँ पर 5,000 प्लस 5,000 आपको भरना पड़ेगा, तो 1,500 वगैरह डिलीट हो चुका है। फ्रेश रिन्यूअल के लिए 5,000 और डिलेड रिन्यूअल किया विद इन नेक्स्ट 1 ईयर तो 10,000 लगने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट था। फिर बाकी सब मैंने नीचे लिख के दे दिया ऐसे ही कि 5,000 जो है ऑनलाइन पेमेंट गेटवे से पे करना है, इफ सबमिटेड फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 दिसंबर। If no application is made within 6 months before expiry, then RC is deemed to have ceased on expiry of 5 years. If the validity has been ceased, now fresh request for grant of new RC can be made. Or an application for renewal, if not submitted within the stipulated time, can still be submitted within 1 year after the expiry of original RC. उसमें requisite fee 5,000 भरो और late fee और एक 5,000 भरना है, if reasons are sufficient for delay। नहीं तो क्या करने का, सिंपल है, पैसा बचाना है तो नया आरसी के लिए अप्लाई कर दो, डोंट रिन्यू, उधर सिर्फ 5,000 में तुम्हारा काम हो जाएगा। अच्छा, ये पहले हो सकता था बट अभी इधर भी अमेंडमेंट आ चुका है, अच्छा हुआ याद आया। तो ऐसा है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए ना नया, तो 10,000 की फीस है, प्रायर परमिशन चाहिए तो 5,000 की फीस है। ये फ्रेश का बात कर रहा हूँ, ठीक है, चाहिए तो इसको नोट कर लो कहीं पे। फ्रेश के लिए आरसी 10,000, प्रायर परमिशन 5,000, और इसके लिए यहाँ पर रिन्यूअल जो है वो 5,000 रखा हुआ है। लेट हो गए तो वहां पे भी आपको 5 + 5 10 भरना ही पड़ेगा, विच इज इक्विवेलेंट टू टेकिंग अ न्यू आरसी। अच्छा हुआ ये भी अमेंडमेंट मेरे को इधर ही याद आ गया। एक लास्ट अमेंडमेंट जो शीट में नहीं डाली हुई थी, वो ये है कि यहाँ पर बहुत सारे कंडीशंस थे टू बी मेट फॉर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन, ठीक है। अब यहाँ पर है ना, ये जो कंडीशंस थे कि वो बेनामी नहीं, फिक्टिशियस नहीं वगैरह, वो तो ठीक है, इसमें और दो चीजें ऐड हो गई है, ठीक है। सबसे पहले एक रूल ऐसा ऐड हो गया है कि अगर आपको ये रजिस्ट्रेशन वगैरह चाहिए तो यू हैव टू बी इन एग्जिस्टेंस फॉर एटलीस्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। मतलब आप नया नया कंपनी अगर फॉर्म किया और रजिस्ट्रेशन लेने आ रहे हो तो नहीं चलेगा, तो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स तो आपको रहना ही है इन एग्जिस्टेंस। एंड सेकंड, एक और एक कंडीशन आ गया है कि आपको इन लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स जो है उसमें 15 लाख का स्पेंडिंग टोटल, 3 साल का मिला के 15 लाख का टोटल स्पेंडिंग किया हुआ होना चाहिए। और ये किस पे स्पेंडिंग, इज इट एक्सपेंस, नहीं, ये जो स्पेंडिंग है इट मस्ट बी ऑन योर ऑब्जेक्ट्स जिसके लिए आपने ये ट्रस्ट वगैरह बनाया हुआ है।
सो स्पेंडिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रस्ट और वट एवर एनजीओ एनपीओ जो भी तुमने फॉर्म किया हुआ है वो, एंड ये 15 लाख में क्या कैपिटल स्पेंडिंग काउंट होएगा, मतलब कि एसेट में जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो, क्या एसेट इन्वेस्टमेंट 15 लाख में होना चाहिए काउंट? तो आंसर इसके ये काउंट होगा इफ ये जो ट्रस्ट का ओनर है ना वो अंडरटेकिंग देता है कि ये जो एसेट्स है, दीज एसेट्स विल स्टे विथ मी, स्टे विथ द ट्रस्ट टिल द एक्सपायरी ऑफ आरसी। तो यहां पर लिख देने का इफ एसेट्स आर टू बी वेस्टेड, if assets are to be vested till RC expiry, vested with the trust था। तो ये केस में आपका वो 15 लाख में एसेट का इन्वेस्टमेंट कुछ किया वो भी काउंट हो जाएगा, बाकी का स्पेंडिंग है वो भी काउंट हो जाएगा। टोटल मार के देखो, अगर आपने 15 लाख आज तक किया है इन द लास्ट 3 years, तो इन दैट केस यस आपको आरसी मिल सकता है। और ये भी ध्यान रखना कि ये वही पर्पस इसके लिए एसेट्स यूज हो टिल द आरसी एक्सपायरी। तो ये जो भी आपका ऑब्जेक्ट्स है ये ट्रस्ट का या जो भी आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है उसी के लिए ये एसेट्स यूज हो, वही पर्पस के लिए यूज हो टिल द एंड ऑफ योर आरसी। तो इन दैट केस हम वो भी काउंट कर लेंगे। एक पक्का लास्ट प्रॉमिस, लास्ट रूल, रूल 9A नया आया है फेकरा में, कि अगर आपको फॉरेन कंट्री मोर देन 1 करोड़ का मिलने वाला है ओवर मल्टीपल ईयर्स, समझो ये XYZ कंपनी को मिलने वाला है, तो XYZ कंपनी परमिशन लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का टू रिसीव एफसी इन इंस्टॉलमेंट्स, अगर लेना है ऐसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट में अलाउ इट, but the second or next installments can be received only if the first installments 75% is utilized by XYZ। तो आपको प्रूव करना है सीजी को कि मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का 75% यूज कर लिया है, अब मुझे सेकंड लेने दो। फिर जितना भी आपके पास आगे आगे आता जाएगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, फिफ्थ, आपको वो प्रूव करते रहना कि 75% ऑफ द प्रीवियस हैज बीन यूटिलाइज। ऐसे करते करते आपको वो परमिशन दे देगा इंस्टॉलमेंट्स में लेना है तो।